अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़ और प्रोग्राम है मेरा नुक्ता नज़र और मैं आपका होस्ट डॉक्टर अहमद। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करना चाह रहे हैं। आपने सुना होगा कि नाक कान गले के स्पेशलिस्ट। आज हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ नाक कान गले के सियालकोट के माहिर स्पेशलिस्ट डॉक्टर रिजवान अली राना साहब मौजूद हैं। मैं आपको डॉक्टर रिजवान अली राना साहब के बारे में थोड़ा सा बताता चलूँ। डॉक्टर साहब ने अपनी स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग CMH सियालकोट से मुकम्मल की। इसके अलावा डॉक्टर साहब ने यूरोप से MD किया हुआ है, जो कि एक और डिग्री है। डॉक्टर साहब इस वक्त अपनी खिदमत सियालकोट के एक मशहूर मरूफ प्राइवेट हॉस्पिटल में अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपको शो में वेलकम करता हूँ। कैसे हैं आप? ठीक है। थैंक यू सो मच सर कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में इनवाइट किया, और मैं END न्यूज़ का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो इस तरह के प्रोग्राम अरेंज करते हैं पब्लिक अवेयरनेस के लिए। डॉक्टर साहब, आज हमने जो नाक कान गले की बीमारियों के बारे में जो मिथ्स हैं, जो मिसकंसेप्शंस हैं, जो एक प्रैक्टिसेस जो ना गलत प्रैक्टिस चली आ रही, हमने इनको दूर करना है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये प्रोग्राम देखने के बाद जो हमारे सुनने वालों में, देखने वालों में, नाजरीन में जो इसके बारे में गलत प्रैक्टिसेस हैं वो ख़त्म हो जाएगी। सबसे पहले सर डॉक्टर साहब ये बताइए कि नाक कान गला ये तीन डिफरेंट जो है ना जिस्म के हिस्से हैं, इनको इकट्ठा क्यों किया जाता है और इनका स्पेशलिस्ट जो है ना वो ENT स्पेशलिस्ट क्यों जो ना ये इकट्ठा किया जाता है इनको? अच्छा, वो सर कुछ इस तरह से है कि जो नाक कान गला होता है ना, जो नाक होता है हमारा, उसका जो कनेक्शन होता है वो नाक के पिछले वाली साइड से जहाँ तालू होता है वहाँ से गले के अंदर ओपन होता है। जी जी। और जो हमारा कान होता है उसकी जो पर्दे के पीछे वाली साइड होती है वो भी हमारे जो गला का जो होता है वहाँ पे आकर खुलता है, जो तालू के पीछे जो गला होता है उस जगह पर। जी जी। इसलिए इन तीनों चीज़ों का इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कह सकते हैं कनेक्शन है, जिसलिए इनको ये नाक कान गले का स्पेशलिस्ट कहते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। हम सबसे पहले डॉक्टर साहब स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछेंगे कि बच्चों में या बड़ों में नाक नाक से जो खून आता है जिसको आम ज़बान नक्सीर कहते हैं, इसकी वजूहत क्या है? और जो फ़ौरन जो है ना बच्चे को या बड़े को चलो जी पानी के नीचे इसका सार करें, ये क्या ज़रूरी है करना? क्या इसका इसके साथ क्या ताल्लुक है? क्या इससे वो नक्सीर या जो खून आता है वो रुक जाता है? देखिए, असल बात ये है कि ये एक वैसे ही एक किस्म की मिथ है हमारे यहाँ माशरे के अंदर, पाकिस्तान में बिलखुसूस। अच्छा, जो बच्चों के अंदर नाक से खून जो आता है वो इस वजह से मोस्ट ऑफ द टाइम मैं बता रहा हूँ, वैसे तो बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, बहुत सी काजेज़ हो सकती हैं। बच्चों को कोई ब्लड की डिजीज़ हो सकती है जिनमें उनके ब्लड की जो बनावट होती है बहुत पतला हो जाता है, वो भी हो सकती हैं। अगर ऑन एंड ऑफ आता है तो उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। मोस्टली इस वजह से आता है कि जो हमारे नाक की जो ये हड्डी होती है जो आगे फ्रंट पे, जिसको नरम हड्डी कहते हैं, इसके ऊपर बहुत ब्रीक ब्रीक वेसल्स होती हैं जो नाक से सांस लेने की वजह से वो नाक की हड्डी ड्राई हो जाती है, और वो जो वेसल्स होती है वो क्रैक्स हो जाती है, जैसे सर्दियों में स्किन ड्राई होने की वजह से क्रैक्स हो जाती है, तो उस वजह से वो ब्लीड होती है। ठीक है। और जो बड़ों का सर आपने पूछा है, बड़ों के अंदर भी डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं, उनके अंदर भी काज डिफरेंट काज हो सकती हैं, कोई डिजीज़ हो सकती है, या हाइपरटेंसिव मोस्ट कॉमन काज जो होती है हाइपरटेंसिव लोग होते हैं जिनका ब्लड प्रेशर बहुत शूट कर जाता है, उनकी जो ब्रीक ब्रीक वेन्स होती हैं, आर्टरीज होती हैं, वो नाक के अंदर से लीक हो जाती है जिसकी वजह से ब्लीड होता है। या वो कोई दिल के या शुगर के मरीज होते हैं, ऐसी मेडिसिन ले रहे होते हैं खून पतला करने वाली, उसकी वजूहत की वजह से जी हो सकता है। डॉक्टर साहब, वो मेरा सवाल उधर ही है, क्या उनको नलके के नीचे जो ना करके ऊपर से जो ना? नहीं, वो देखें एज सच उसकी ज़रूरत तो होती नहीं है, लेकिन वो कुछ तरह से इफेक्टिव भी हो जाता है वो इस वजह से क्योंकि वो ड्राई हुई होती है। जब आप उसको सर को नीचे की तरफ करते हैं, पानी जो रिश्ता है वो नाक को भी टच करता है तो वो गीला हो जाता है, और वो ठंड होती है या ठंडी चीज़ें होती है जो आपकी वेसल्स होती हैं वो उनको सुकेट देती हैं। तो वो जो ठंडा पानी नाक को जाके टच करता है, जहाँ वो छोटी छोटी ब्रीक वैसा वो सुकड़ जाती हैं, जब सुकड़ जाती हैं तो उनका ब्लड ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाता है। लेकिन इसकी जो ट्रीटमेंट है वो ये है कि घर, वैसे तो डॉक्टर से कोई ट्रीटमेंट में इतनी ज़्यादा लंबी चौड़ी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। आम लोशन क्रीमें होती हैं जो डॉक्टर से भी ले सकते हैं। घर में ऑयल होता है, जैसे जैतून का तेल हो गया, सरसों का तेल हो गया, या पेट्रोलियम जेली हो गई, लोशन हो गया, नेल तराश की छोटी उंगली पे लगा के नाक के अंदर लगाएं बच्चों में, तो इंशाल्लाह ताला एक हफ्ता यूज़ करें, दोबारा कभी ये मसला नहीं होगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, ये एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन थी जो आपने दूर की है। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि अक्सर माएँ कहते हैं कि हमारा बच्चा नाक नाक बंद हो जाता है और वो मुंह से सांस ले रहे होते हैं, इसका बारे में आप ज़रा क्विकली बताइएगा। अच्छा, वो इसकी वजह ये होती है कि मोस्टली बच्चों के अंदर ना नाक के पीछे जो हमारा तालू होता है उसके पीछे एक गदूद होता है, और नाक के अंदर भी छोटे छोटे गदूद होते हैं। बच्चे क्योंकि इतने ज़्यादा फॉलो नहीं करते चीज़ों को, वो ठंडी चीज़ें भी लेते हैं, ठंडे पानी में भी खेलते हैं, छोटे बच्चे होते हैं,
कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम्स का उनको बड़ा शौक होता है, जिसकी वजह से अक्सर उनका नाक बहता रहता है। नाक बहने की वजह से ये एक एलर्जी की इलामत होती है। जो अंदर नाक के गदूद होते हैं उनकी इन्फ्लेमेशन या सोजिश हो जाती है, जिस वजह से क्या होता है कि नाक बंद होना शुरू हो जाता है। नाक बंद जो होता है वो मोस्टली तब होता है जब क्लाइमेट ज़रा कोल्डी क्लाइमेट, ठंडा माहौल होता है, तो जो पार्टिकल्स होते हैं वो डेंस होने की वजह से नीचे आ जाते हैं। जब गर्मी होती है जो पार्टिकल्स होते हैं डस्ट पार्टिकल ऊपर चले जाते हैं, तो उसकी वजह से आपका नाक नहीं बंद होता है। गर्मी में इसलिए नाक कम बंद होता है, सर्दियों में नाक इस वजह से ज़्यादा बंद होता है क्योंकि वो पार्टिकल्स की वजह से नाक में इरिटेशन होती है। जब इरिटेशन होती है तो आपकी सिक्रीशन होती है, जुकाम होते हैं, वो ज़्यादा बनता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बड़ा अच्छा जवाब दिया। क्विकली ये बताइए कि हराटे क्यों आते हैं और किन लोगों में ज़्यादा होता है, क्योंकि इसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है ना फैमिलीज़ में कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो सकती हैं। इसके बारे में ज़रा बताइए प्लीज़। सर ये बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आपने किया, और ये बहुत कॉमन डिजीज़ है हमारे माशरे की, और लोग इसको डिजीज़ समझते नहीं है, ट्रीट ही नहीं करवाते मोस्टली लोग ना। दूसरों के लिए भी इसकी वजह से परेशान होते हैं, खुद भी परेशान होते हैं, उनके जो बच्चे हैं या वाइफ है जो भी उनकी अपनी इज़्दिवाजी ज़िंदगी कह लें या सोशल लाइफ कह लें, सारी डिस्टर्ब हो जाती है। अच्छा, जो इसका मेन रीज़न है वो मल्टीपल काजेज़ होती हैं। इसकी जो मेन काज ये होती है कि उनमें भी कोई एलर्जी का एलिमेंट होता है, उनके अंदर उनका भी नाक के जो गदूद होते हैं, उनके नाक के गदूद बढ़ जाते हैं। मोस्टली ऐसे लोग होते हैं उनको नाक का मसला होता है, एलर्जी का मसला होता है, नाक बंद हो जाता है रात को जब वो सोते हैं। क्योंकि मोस्टली टाइम पाकिस्तान में क्या होता है कि ज़्यादातर पाकिस्तान में रातें ठंडी होती हैं, ठीक है। ठंड की वजह से नाक बंद होता है, वो मुंह से सांस लेते हैं। जो लोग भी मुंह से सांस लेते हैं वही लोग स्नोरिंग करते हैं, जिसको खराटे कहते हैं, वही लोग खराटे कर लेते हैं। और इसके अंदर मल्टीपल काजेज, तो नाक की हड्डी का टेढ़ापन हो सकता है, नाक में गदूद बड़े हो सकते हैं, उसकी वजह से आपको खराटे। अगर आप नाक से सांस लेते हैं तो आपको खराटे नहीं आएंगे। डॉक्टर साहब, इसका इलाज मुमकिन है खराटों का? बिल्कुल इसका इलाज मुमकिन है। इसका इलाज मेडिकेटेड भी है। आप मेडिसिन के साथ एक डिवाइस आती है वो लगा के सो सकते हैं, उससे आपके खराटों का इलाज मुमकिन है, लेकिन वो एक कॉस्टली है और लोग उसको कैरी नहीं कर सकते, रात को मुंह पे नहीं लगा सकते। दूसरा सर्जिकल होता है, वो ऑपरेशन होता है, लेज़र के साथ किया जाता है, उसके साथ भी आपका इलाज मुमकिन है। जी नाज़रीन, आपने सुना, अगर किसी को खराटे आते हैं तो आपने नाक कान गले के डॉक्टर को चेक करवाना है। इससे इसका इलाज मुमकिन है, दवाइयों से भी इसका इलाज हो सकता है और इसके अलावा कुछ डिवाइसेस हैं वो भी यूज़ की जा सकती और हैं। मैं सॉरी कुछ जी। एक और ऐड ऑन करना चाहता हूँ इसके अंदर। और जो लोग फैटी होते हैं, चबी होते हैं, जिनकी नेक शॉर्ट होती है और फैटी नेक होती है, उनमें ये मसला बहुत ज़्यादा देखा जाता है, ठीक है। उनमें ये कॉमन चीज़ होती है। तो घर पे रह के वेट रिडक्शन से भी आप लोग इस पे ओवरकम कर सकते हैं, इसको कंट्रोल कर सकते हैं खराटों को। और ENT स्पेशलिस्ट को आप दिखा के अगर आपके नाक का मसला है तो वो भी आप सॉल्व करके इससे आप निजात पा सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ पेशेंट आते हैं वो कंप्लेन करते हैं कि रात को उनका नाक बंद हो जाता है, क्या ऐसे ही होता है? इसकी क्या वजूहत है? वो मैंने आपको पहले ही इस प्रोग्राम के अंदर बताया कि रात को क्योंकि मौसम ठंडा हो जाता है और जो पार्टिकल होते हैं, डस्ट पार्टिकल, वो नीचे आना शुरू हो जाते हैं। उस वजह से क्या होता है कि नाक की जो रतूबतें होती हैं वो ज़्यादा बनती हैं, साइनसेस जो मसाम होते हैं उनमें पानी ज़्यादा बनता है, उनके नाक, इस वजह से मोस्टली लोगों का एलर्जी की वजह से नाक रात को बंद हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ पेशेंट आते हैं वो कहते हैं कि उनकी सूंघने की हिस्स चली गई है, इसकी क्या वजह है? अच्छा, सूंघने की हिस्स का जो मसला होता है वो उन पेशेंट्स के अंदर ज़्यादा होता है जो जिनको कोई क्रोनिक एलर्जी हो, जो लोग छींकें, नज़ला, ज़ुकाम जिनमें ज़्यादा रहता हो, तो उस वजह से उनकी, क्योंकि ये एक वायरल आपकी वो होती है कि काजेज़ हो सकती हैं इसमें, और भी बड़ी वजूहात हो सकती हैं, मेडिसन हो सकती है, कोई आप कोई किसी डिज़ीज़ की के लिए मेडिसन ले रहे हैं काफ़ी अरसे से, तो मल्टीपल इश्यूज और मल्टीपल इसके रीजंस हो सकते हैं। क्या अच्छा डॉक्टर साहब, जब भी मौसम चेंज होता है तो कुछ लोगों में बहुत शदीद, उनमें वो आंखों से पानी आना शुरू हो जाता है, नाक से पानी बहना शुरू हो जाता है, छींकें बहुत ज़्यादा आ जाती हैं, इसकी क्या वजूहात हैं और इसको किस तरह जो ना हम वो बचा जा सकता है इससे? अच्छा, ये बहुत ही कॉमन चीज़ है हमारे माशरे के अंदर या हमारी कम्युनिटी के अंदर, क्योंकि हमारा जो मुल्क है उसकी क्लाइमेट और उसका जो हमारे यहाँ पे डस्ट बहुत ज़्यादा है, आपको पता है, एक मौसम ऐसा है, और दूसरा एग्रीकल्चर कंट्री है, फसलें ज़्यादा होती हैं यहाँ पे। जैसे कि अपर पंजाब वाली साइड पे देखे जाएँ तो चावल की काश्त तो की जाती है, फिर उसको जो लगता है धूल मिट्टी होती है जब उसको निकाला जाता है। और जब लोअर पंजाब वाली साइड पे देखा जाए तो वहाँ पे गंदम की कटाई के दिनों में ये मसले ज़्यादा होते हैं। ये असल में एलर्जी होती है जो किसी डस्ट से हो सकती है, किसी भी पर्सन को, परफ्यूम से हो सकती है, कोल्ड से हो सकती है, स्वीट से हो सकती है, मल्टीपल चीज़ होती है, एलर्जी की वजह से होती है। फिर वो एलर्जी का आपको, जैसे मैंने पहले ही बताया, नाक का, कान का
और गले का एक कनेक्शन है, और किसी तरीके से आँखों का भी नाक के साथ कनेक्शन होता है। आँखों के जो रतूबतें, जो आंसू होते हैं, उनकी जो नाली होती है वो भी आपकी नाक में खुलती है। अगर आपको नाक की एलर्जी हो गई है तो वो आपको आँखों की एलर्जी भी उससे हो सकती है। तो ये सारी एलर्जी होती है, तो उसकी वजह से सारे मसले। डॉक्टर साहब इससे बचने के बारे में आपने पूछा था, सॉरी। जी जी। तो इससे बचा इसलिए जा सकता है, आपको डॉक्टर से ज़्यादा जो पेशेंट होता है उसको ज़्यादा बेहतर पता होता है, अगर वो कोई एजुकेटेड है या वो नोट करता है इस चीज़ को कि मुझे किस चीज़ से, जब मैं किसी ठंडी कोल्ड ड्रिंक ले लेता हूँ, या मैं डस्ट में होता हूँ, या मैं बाइक चलाता हूँ, या मैं परफ्यूम लगाता हूँ, तब मुझे ये मसला ज़्यादा होता है। तो उससे आपने दूर रहना है, मास्क का यूज़ करना है, डस्ट से बचना है। ये इन चीज़ों से आप अपने आप को बचा सकते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आपने सुना कि किस तरह इन बीमारियों से बचा जा सकता है जो नाक के रिलेटेड, इसके अलावा और बहुत ज़्यादा बीमारियाँ जो नाक के रिलेटेड। लेकिन मेरी आपसे ये एक रिक्वेस्ट है, एक एडवाइस है कि आपने मास्क लाजमी पहनना है, खासकर वो लोग जिनको डस्ट एलर्जी है। जब मौसम चेंज होता है आंखों से पानी आना शुरू हो जाता है, आंखों से पानी आना शुरू हो जाता है, फिर नाक से पानी आना शुरू हो जाता है, छींकें बहुत ज़्यादा आती हैं। अगर कोरोना है या नहीं है, आपने लाजमी मास्क पहनना है और फिर अपने ENT कंसल्टेंट से रुजू करना है। डॉक्टर साहब, अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट जो है ना वो क्वेश्चन है, अक्सर लोग आते हैं वो पूछते हैं जी मेरे कान में मैल है, क्या ये मैल है क्या, और इसके बारे में हमें क्या करना चाहिए। अक्सर लोग जो ना कानों में जनाब वो तीलियाँ फेर रहे होते हैं, वो इवन कुछ लोग जो ना वो चाबियाँ फेर रहे होते हैं। इसके नुकसानात क्या हैं और क्या करना चाहिए आम आदमी को। देखिए, ये जो मैल होती है ना, एक नेचुरल चीज़ है जो बॉडी के अंदर बनती है। रतूबतें, जैसे नाक के अंदर रतूबतें बनती हैं, आंखों के अंदर आंसू बनते हैं, इस तरह ही अल्लाह ताला का एक निज़ाम है जो कान के अंदर उसकी रतूबत होती है, किस्म की, ये जो बनती है नेचुरल होती है। लेकिन ये वेरी करती है, इसका डिफरेंट लोगों के अंदर, कुछ लोगों में ज़्यादा बनती है मैल और कुछ लोगों में बहुत ही कम बनती है, और कुछ लोगों में ना होने के बराबर होती है। अगर बन जाती है तो इसको खुद से साफ़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप खुद से साफ़ नहीं कर पा सकते। आप जो ये बाहर से बाज़ार से स्टिक्स आती हैं वो आप कानों में फेरते हैं, उनका डायामीटर या उनकी जो चौड़ाई या उनकी जो होती है वो कान का जो आपकी जो कैनाल होती है या जो नाली होती है उसके बराबर ही होती है। तो आप जब भी कान में उसको लेके जाते हैं तो आप मैल को पुश कर देते हैं आगे की साइड पर, और वो क्या होती है, आपका जो पर्दा होता है उसके साथ जाके चिपक जाती है, जिससे आपको सुनने में दुश्वारी होती है। फिर आप उसके अंदर चाबियाँ मारते हैं, फिर उसको कुरेदने की कोशिश करते हैं, जिससे आपके कान में ज़ख्म हो जाते हैं। तो डॉक्टर साहब फिर क्या करना चाहिए अगर लेट्स से किसी के कान में बहुत ज़्यादा मैल है, क्या करना चाहिए। देखिए, अगर मैल है तो उसको आप एक स्पेशलिस्ट, ENT स्पेशलिस्ट के पास जाएं, उनको दिखाएं। उसको निकालने के मल्टीपल तरीके होते हैं। अगर वो नॉर्मल और वो बिल्कुल मेल्ट हुई हुई है, नरम है, सॉफ्ट वैक्स है, तो वो उसी वक्त भी निकल सकती है। अगर वो बहुत ज़्यादा हार्ड है तो वो आपको ड्रॉप देगा। आप ड्रॉप इस्तेमाल कर सकते हैं जो डॉक्टर साहब देते हैं, या आप जैतून का तेल उसमें कानों में डाल के 2-4 दिन जाके सफाई करवा सकते हैं डॉक्टर से। और जो कुछ लोग हमारे यहाँ पर, एक और भी मिथ है, इसी क्वेश्चन से मैं बताना चाहता हूँ आपको। ये जो मोहल्ले में जो डॉक्टर होते हैं छोटे मोटे, उनके पास चले जाते हैं और पानी के प्रेशर मरवाते हैं कानों को साफ़ करने के लिए। ये बिल्कुल भी कहीं पे रिकमेंडेड नहीं है, इस तरह नहीं करवाना चाहिए। अगर प्रेशर बहुत ज़्यादा ज़ोर से लग जाए और पर्दे के साथ स्ट्राइक कर जाए, तो कान के पर्दे के पीछे छोटी छोटी हड्डियाँ होती हैं जो आवाज़ को दिमाग के तक पहुँचाती हैं। अगर वो अपनी जगह से हिल जाए तो आपके कान की समात भी ज़ाया हो सकती है। नाज़रीन, आपने सुना कि मैल के बारे में जो मिथ हैं, क्या हम घरों में जो खुद लगे होते हैं, बच्चों के कान जो ना जुम्मे के दिन साफ़ किए जा रहे हैं, फिर मोहल्ले गलियों में जो क्वैक बैठे हुए हैं। खासकर मुझे याद है रावलपिंडी में एक बड़ा मशहूर पुल है सदर में, वहाँ पर बेशुमार सो कॉल्ड ENT स्पेशलिस्ट बैठे होते हैं। तो खुदा के वास्ते ये एक अल्लाह ताला ने हमारी प्रोटेक्शन के लिए जो मैल बनाई हुई है, ठीक है, इसको खुद से ना निकालिए। अगर बहुत ज़्यादा आपको डिस्टर्बेंस पैदा करी तो जिस तरह डॉक्टर साहब ने फरमाया है कि आप इसके अंदर जो ना ऑयल डाल सकते हैं, फिर आपने डॉक्टर से रुजू कर सकते हैं। और दूसरा, अगर आप इस तरह बार बार इसको करते रहेंगे तो आपके कान के जो वो पर्दा होता है वो फट सकता है। फिर इसके अलावा जिस तरह वो प्रेशर से पानी डुलाते हैं उससे आपके जो कान की हड्डियां जो ना वो डैमेज हो सकती है, जिसकी वजह से आपकी समात जो ना वो ज़ाया हो सकती है। डॉक्टर साहब, कुछ लोगों में 30 साल की उम्र के बाद कम सुनाई देना शुरू हो जाता है, क्या ये नॉर्मल जो ना एक अमल है, कुदरती अमल है कि या इसकी कुछ वजूहात है। देखिए, ऊंचा सुनाई देने की ना मल्टीपल रीज़न हो सकती हैं। उसके अंदर में सबसे कॉमन जो चीज़ पाई जाती है हमारे सोसाइटी के अंदर, उसमें ये होता है कि जो वैक्स होती है कान में बन जाती है और वो हार्ड होके नाली के अंदर, नाली को मुकम्मल तौर पे ब्लॉक कर देते हैं, जिससे एयर अच्छे तरीके से पास नहीं होती। जो आपकी आवाज़ होती है ना,
तो वो पास नहीं हो पाती जो आपका साउंड होता है, तो उस वजह से आपको ऊंचा सुनाई दे सकता है। और कान का पर्दा जो पीछे नाली होती है वो नाक की बंदिश की वजह से वो भी बंद हो जाती है, उसकी वजूहत हो सकती है। और कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिनकी वजह से भी आपको ऊंचा सुनाई दे सकता है। अगर इस तरह का कोई मसला है और आपकी अर्ली एज है तो आप अपनी ईएनटी स्पेशलिस्ट से कंसर्न करें, वो आपकी जो उसके मुताबिक जो ट्रीटमेंट होगी वो आपको बताएंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, एक और सवाल, अक्सर बच्चे आते हैं, माएँ कहती हैं, माएँ उनको लेकर आती हैं कि मेरे बच्चे के जो ना अक्सर जो ना कान से पीप आती रहती है, इलाज करवाया, थोड़ी देर बाद ठीक हुए, फिर दोबारा। इसकी क्या वजूहत है और क्या करना चाहिए वालिदैन को? देखें, जो पीप का मसला है वो डिफरेंट चीज़ों की वजह से हो सकता है। कान के अंदर कोई दाना हो सकता है, उसकी वजह से पीप हो सकती है। कान के पर्दे का फट जाना होता है, उसकी वजह से पीप हो सकती है। जब भी कान के अंदर से पीप आ रही हो, आपने किसी भी कोएक से, किसी छोटे मोटे डॉक्टर से कभी भी मेडिसिन नहीं लेनी। आपने हमेशा ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास जाना है, उनको दिखाना है। वो इसको आपको बताएंगे कि आपकी कान की नाली का इन्फेक्शन आया, कि पर्दा फट चुका है, पर्दे का मसला है। क्योंकि अगर पर्दा एक दफ़ा फट जाए तो वो 3 महीने के अंदर अल्लाह ताला ने, या 3 से 6 महीने के अंदर अल्लाह ताला ने एक उसके अंदर रखी हुई है एबिलिटी या सलाहियत के वो जुड़ जाता है अपने आप ही, वो भर जाता है अगर आप अच्छी जगह से दवाई ले लें। अगर आप उसको, वो जुड़ता नहीं है, आपने मेडिसिन ली और वो खुश्क हो गया कान और पर्दे का सुराख रह गया और वो टाइम ज़्यादा हो गया, तो फिर वो पूरा ज़िंदगी आपकी कान में गए बगए, आपने कोई ठंडी खट्टी चीज़ खा ली, कोई कान में पानी चला गया, तो पीप आती रहेगी। इसलिए जब भी कान की पीप का मसला है तो ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास जाएं प्लीज़। डॉक्टर साहब, ये इसी के रिलेटेड, अगर किसी का कान का पर्दा फट गया है तो क्या फ़ौरन ऑपरेशन करवाना चाहिए कि या जिस तरह आपने फरमाया 3 महीने या 6 महीने इंतज़ार करना चाहिए? क्योंकि कुछ डॉक्टर कहते हैं फ़ौरन ऑपरेशन करवा लें। नहीं, देखिए, अगर कान का पर्दा फट गया है और वो आपको डायग्नोज कंफर्म हो गई है कि जिस आपने ईएनटी स्पेशलिस्ट को दिखाया, उसने बता दिया कि जी आपके पर्दे के अंदर सुराख है, अगर वो 6 महीने से कम ड्यूरेशन है तो आप मेडिसिन के साथ ट्राई करें कि वो हील हो सकता है। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मेडिसिन के साथ हील हो जाएगा। अगर 6 महीने से ज़्यादा का टाइम चला गया है और मुतवातर पीप रेशा आता रहता है, गाए बगाए खुश्क हो जाता है, आ जाता है, तो फिर आप उसके ऑपरेशन की तरफ जाएं। क्योंकि अगर आप पर्दे का ऑपरेशन नहीं करवाएंगे तो पीप रेशा वक्तन फवक्तन आता रहेगा। उसके बाद आपके कान के पीछे वाली हड्डियाँ गल जाएंगी और पीछे जो कान के पीछे जो हड्डी होती है उसको रेशा लग सकता है और वो रेशा आपके दिमाग तक जा सकता है। बड़ी मसले मसाइल हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, क्विकली गले के बारे में बताएं। अक्सर लोग कहते हैं मेरे गले में खराश हो रहा है, इसकी क्या वजूहत है? क्विकली जो है इसके बारे में अच्छा, बताइए। गले में खराश जो होती है मल्टीपल रीजंस की वजह से होती है। उसके अंदर ये होता है कि आपने जोर लगा के गला साफ कर लिया, गला अंदर से क्रैक हो जाता है। आपने कोई ऐसी चीज़ ले ली जिसकी वजह से गला ड्राई हो गया, उसकी वजह से खराश हो सकती है। ऊंचा जो ये हाकर होते हैं जो ऊंचा बोलते हैं, या रेड़ी बांध जो हमारे माशरे में होते हैं, उनके गले में ये मसाइल हो सकते हैं। और जो कॉमन पब्लिक है उनमें मसला ये होता है कि वो उनका नाक का प्रॉब्लम होता है, उसमें नाक में केरा गिरता है पीछे वाली साइड पर, या वो मुंह से सांस लेते हैं जिसकी वजह से गला ड्राई हो जाता है। ड्राई होने के बाद वो स्क्रैच पड़ जाते हैं, जैसे स्किन ड्राई होने की वजह से, या एड़ियाँ या हील ड्राई होने की वजह से फट जाती है, लिप्स फट जाते हैं तो वो अंदर से फट जाता है जिसकी वजह से इरिटेशन होती है, फिर आपको वो सारे मसले मसाइल होते हैं। डॉक्टर साहब, एक और बर्निंग क्वेश्चन है। एक अक्सर माएँ आती हैं बच्चों को लेकर के मेरे बच्चे के टॉन्सिल्स हैं, डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोला है, इसके बारे में आप क्या, हर टॉन्सिल्स, जिस बच्चे को टॉन्सिलाइटिस है, टॉन्सिल्स हैं, क्या ऑपरेशन की ज़रूरत है क्या, या हम उसको दवाइयों से मैनेज कर सकते हैं? गुड क्वेश्चन, ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है और कॉमन डिजीज़ भी है हमारे माशरे के अंदर। तो इसका क्वेश्चन का आंसर कुछ इस तरह से है कि देखें, अगर बच्चे को टॉन्सल्स पहले तो डायग्नोज होने चाहिए प्रॉपर, कि आया कि ये वाकई टॉन्सल्स हैं या गले में वैसे ही उसको पेन होता है। क्योंकि गले की और बड़ी बीमारी होती है, गले की दीवार की बीमारी होती है जिसमें दीवार के ऊपर आपके ज़ख्म हो जाते हैं, उसकी वजह से गले में बच्चों में दर्द हो जाता है। तो अगर टॉन्सल डायग्नोज हो जाते हैं, टॉन्सल का डायग्नोज होने का और ऑपरेशन का तब कंफर्म होता है जब आपको टॉन्सल्स होंगे, आपको हाई ग्रेड फीवर होगा। सिंपल गले के अंदर पेन नहीं होगा, आपको पेन के साथ हाई ग्रेड फीवर होगा, आपको 102 103 फीवर होगा और बच्चा खाना पीना छोड़ देगा। और उसके एपिसोड ये होते हैं कि आपके साल में कम से कम 4 से 6 एपिसोड हों और ये पिछले 3 साल से ऐसा मसला चल रहा हो, तो फिर उन टॉन्सल्स का आप ऑपरेट करवाएं। अगर बच्चा कंप्लेन करता है कि मेरे गले में दर्द है, मेरा गला दुखता है और बुखार उस लेवल का नहीं आता जो मैंने पहले बताया है कि हाई ग्रेड फीवर नहीं होता, तो फिर उसको मेडिसिन से ट्रीट किया जा सकता है। या उसकी और कोई काज हो सकती है, उसके नाक का गदूद बड़ा हो सकता है कि रात को मुंह से सांस लेता है, गला जिस वजह से ड्राई होने से फट सकता है, उसकी वजह से गले में दर्द हो सकता है, फिर बहुत सी रीजन हो सकते हैं। क्या डॉक्टर साहब, जिन बच्चों को बचपन में टॉन्सिल्स की जो ना इन्फ्लेमेशन होती है, क्या बड़े होकर वो ठीक हो जाते हैं खुद बहुत? देखिए, जिसको बार बार रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस होता है, इन्फेक्शन होता है टॉन्सिल्स का बार बार,
वो बड़े होके खुद ब खुद ठीक नहीं होते, उनको भी कभी कभार अगर वो इस तरह की कोई चीज़ ले लें, उनका थ्रोट का इन्फेक्शन हो जाए, उन्होंने कोई खट्टी चीज़ खा ली, ज़्यादा ठंडी चीज़ खा ली, तो उनको भी पस पड़ने के चांसेस होते हैं टॉन्सिल्स में। उनके जो टॉन्सिल्स होते हैं वो हाइपरट्रोफाइड हो जाते हैं, फूल जाते हैं, बहुत बड़े हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि बचपन में जो होता है कि टॉन्सिल एक इम्यूनिटी के तौर पे काम कर रहे होते हैं, बड़े हो जब इंसान हो जाता है उसमें इम्यूनिटी के बहुत से और भी चीज़ें होती हैं जो इम्यूनिटी के तौर पे काम कर रही होती हैं, इसलिए जो टॉन्सिल्स का इन्फेक्शन बड़ों में बहुत कम हो जाता है। तो हमारे नाजरीन के लिए मैसेज ये है कि अगर बच्चों को बार बार टॉन्सिल्स की इन्फ्लेमेशन हो रही है तो फिर आपने ईएनटी स्पेशलिस्ट से आपने रजू करना है और फिर उनकी जो है ना राय के मुताबिक आपने करना है। अगर वो कहते हैं कि इनको निकलवा दें तो निकलवा दें, अगर वो कहते हैं कि नहीं तो फिर नहीं निकलवाना। डॉक्टर साहब एक और क्वेश्चन, अक्सर लोग आते हैं जी थूक के साथ हमें जो खून आ रहा है, इसकी क्या वजूहत है? अच्छा, थूक के साथ खून की मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। एक तो होता है कि कोई पतली सी एक लाइन जो छोटी सी बनती हो, थोड़ा हल्का सा खून आता हो। एक होता है कि मुंह भर के खून आना। ये दो बड़ी अलहदा चीज़ें हैं। अगर आपको सिर्फ थूक के साथ खून आता है तो फिर आपको गले का और नाक का मसला है। अगर आपको खांसी भी है साथ में और उसके अंदर ज़्यादा खून आ रहा है आपको, तो फिर हो सकता है कि आपको फेफड़ों की भी कोई बीमारी हो सकती है। और मोस्टली जिन लोगों में खून आता है थूक के साथ, उनको नाक की एलर्जी होती है, नाक का उनकी बंदिश होती है, या वो जोर लगा के उनको आदत हुई होती है गला या नाक साफ करने की। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। लास्ट में अक्सर हम लोगों के जो गला ख़राब होता है और फिर आजकल कोरोना के बारे में लोग कहते हैं गरारे करें, कुछ लोग कहते हैं नमक डाल के गरारे करें, स्टीम ले, इससे हम क्या हासिल करते हैं? इससे पेशेंट को किस तरह फ़ायदा होता है? उसका गला में क्या होगा कि उसको जो ना वो रिलीफ मिलेगा? अच्छा, ये जो होते हैं गरारे करते हैं, डिस्प्रिन के साथ करते हैं कुछ लोग नमक के साथ करते हैं, कुछ जो हमारे मशरूबात होते हैं, जो कहवा वगैरह, अदरक का, अमलट्ठी का, या गर्म दूध वगैरह पीते हैं, उससे असल में सबका मिलता जुलता ही इफेक्ट है। वो एक सूदिंग इफेक्ट देता है, गले को सुकून देता है, टकोर देता है, गले की जो दीवारें होती हैं जो ड्राई होकर फट जाती हैं उनको लुब्रिकेट करता है, जिस वजह से इरिटेशन नहीं होती, आप खांसते नहीं हैं, गला साफ नहीं करते। जब आपका थ्रोट ड्राई होगा, गला ड्राई होगा, तो आप खांसेंगे, जब खांसेंगे तो वो जो स्क्रैचेस होते हैं, वो जो दरारें आई होती हैं गले पे खांसने से, गला साफ करने आप जोर लगाते हैं गले पे, वो और ज़्यादा फट जाती हैं, और ज़्यादा मसला बढ़ जाता है आपका। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आपने सुना कि अगर नाक कान गले के जो आर्गन है, चूँकि ये इनका आपस में बड़ा गहरा तल्लुक़ है, इसलिए इनके स्पेशलिस्ट भी जो ना एक ही डॉक्टर होते हैं, ईएनटी स्पेशलिस्ट। और आज हमने कोशिश की है इंडियन न्यूज़ के प्लेटफार्म से कि जो नाक कान गले की बीमारियों के बारे में गलत प्रैक्टिसेस है उनको हाईलाइट कर सके, और जो इसके इलाज में जो जो प्रॉपर प्रैक्टिसेस हैं, जो जो जिस तरह के करना चाहिए, वो हमने कोशिश किया कि उनको हाईलाइट करें ताकि आप इससे फ़ायदेमंद हो सकें। और हमारा मकसद इधर बैठने का है, डॉक्टर साहब इधर तशरीफ़ लाए इंडिया न्यूज़ स्टूडियो का, कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो ना इंफॉर्मेशन, ऐसी इंफॉर्मेशन दें जिसकी वजह से हम बीमारियों से बच सकें। क्योंकि कहा जाता है कि इलाज के परहेज़ इलाज से बेहतर है। बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए इंडिया न्यूज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।